नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हमने आनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, उसके साक्ष्य और प्रमाण, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग और डीएनए प्रतिकृतियन अर्थात रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तक पढ़ लिया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है इन वीडियोज़ को तो आप चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट से इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इन सभी टॉपिक के बीच में एक बहुत अच्छा टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस में मेंशन किया गया है। थोड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपको बहुत अच्छी प्रोसेस समझ आएगी, और वह टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। तो आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, और ये नाम इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि अब इस प्रोसेस को या इस सिद्धांत को सेंट्रल डोग्मा ही बोला जाता है। वैसे तो हिंदी में इसका नाम है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो इस पे डिपेंड है, यह इसका मूल सिद्धांत होता है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है, इसको समझने से पहले आप सभी जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और इसी में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो इसके गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स में निहित होती हैं। अर्थात आगे चल कर के जो जाइगोट है उससे कैसी बॉडी का निर्माण करना है, ये सूचनाएं कहाँ निहित होती हैं? इन जीन्स पर निहित होती हैं, और इन जीन्स के द्वारा ही ये जो जीन्स सूचनाएं देंगे, इन्हीं के द्वारा आगे चल कर के बॉडी का निर्माण होगा, और बॉडी का निर्माण होता है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स के द्वारा होता है। अर्थात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण होगा और तभी जाके बॉडी का निर्माण होगा। और यह जो प्रोसेस होती है वह केंद्रक के बाहर होती है। कहाँ होती है? केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में होती है। और चूंकि डीएनए कहाँ पर है? केंद्रक के भीतर है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर हो रहा है? जो पेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण कहाँ हो रहा है? केंद्रक के बाहर कहाँ पर होता है? साइटोसॉल में होता है। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्रक में होता है डीएनए, और डीएनए में होती है सूचनाएं कि कैसे प्रोटीन का निर्माण होना है या कैसी बॉडी की संरचना बननी है। हमने कहा था हमारा वजूद हमारी डीएनए के वजह से ही है कि हमारा शारीरिक बनावट कैसा है। और इसके बाहर होता है कोशिका द्रव्य, और यहाँ पर होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण। अब चूंकि डीएनए जो है वो केंद्रक के अंदर है, इसलिए हम यह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जो डीएनए होता है वह सीधे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। ये डीएनए जो है वो सीधा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण नहीं करता है, और यह क्या करता है? यह एमआरएनए के थ्रू, डीएनए जो है वो एमआरएनए के थ्रू कार्य करता है और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। अर्थात हम इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं तो डीएनए से संदेशवाहक आरएनए अर्थात एमआरएनए, जो सूचना है वो डीएनए में है, और डीएनए से क्या बना? एमआरएनए बना, अर्थात आरएनए बन गया, क्योंकि एमआरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए। इसे ही कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो यह एक प्रकार का आरएनए है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया में एक सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता रहता है। सूचना का संचार जो है वो एक ओर से दूसरी ओर होता रहता है, और इसे ही आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत अर्थात सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। हो सकता है अभी भी आपको समझ नहीं आया हो। आप यह तो समझ गए कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पर, और जीन है डीएनए में। डीएनए है केंद्रक के भीतर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है केंद्रक के बाहर। हम सभी जानते हैं कि केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में एक और राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जिसे बोलते हैं आरएनए। तो अब डीएनए क्या करता है? डीएनए एमआरएनए की कॉपी बनाता है, एमआरएनए की कॉपी बनाता है, और एमआरएनए ही, जो एमआरएनए क्या है? एक प्रकार का आरएनए है, और एमआरएनए ही आगे चल करके, या हम कह सकते हैं आरएनए ही आगे चल करके प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोसेस अभी आप लोग बहुत डिटेल में आगे चलकर समझेंगे। तो हमने कहा इसे ही, इसमें हम देख रहे हैं कि एक सूचना जो जीन में थी अर्थात डीएनए में थी वो आरएनए में गई,
और आरएनए से पहुंची प्रोटीन में और उसी हिसाब से बॉडी का निर्माण हो गया, तो यह सूचना एक ओर से दूसरी ओर यूनी डायरेक्शनल फ्लो में चल रही है और इसे ही सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा गया है। सूचना संचार के इस एक दिशीय संचार की विचारधारा क्रिक ने दिया था और ये क्रिक वही हैं जो वाटसन के साथ मिलकर इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये डीएनए है और हम सभी एक प्रोसेस समझ चुके हैं डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, इतना तो आप समझ ही चुके हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है और डीएनए में जो आनुवांशिक सूचना है वो एमआरएनए के थ्रू या हम कह सकते हैं आरएनए ही है। किस में बदलता है? डीएनए किसकी कॉपी बनाता है? आरएनए की कॉपी बनाता है। डीएनए किसकी कॉपी बनाया? आरएनए में। अब डीएनए में सूचना थी कि यह प्रोटीन ऐसा बनेगा, बाई चांस आप समझिए कि प्रोटीन की संरचना इस तरह रहेगी, तो वह पहुंच गई है कहाँ पर? आरएनए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमारी आगे की वीडियो का टॉपिक होगा। ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं, अनुलेखन, और यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि एक सूचना डीएनए से आरएनए में पहुंची। अब चूंकि आरएनए किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है, तो यही सूचना आगे चल करके आरएनए द्वारा ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन इसको बोला जाता है। और अनुवादन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुवादन के थ्रू प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार डीएनए जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण ना करके आरएनए के थ्रू प्रोटीन का निर्माण करवा रहा है। और इसमें एक जो इन्फॉर्मेशन थी डीएनए की वो यूनी डायरेक्शनल अर्थात डीएनए से आरएनए की ओर चलती है। और इस यूनी डायरेक्शनल फ्लो का मॉडल दिया था क्रिक ने। और डीएनए से आप ऐसे स्पष्ट रूप से एक लाइन में परिभाषा बोल सकते हैं, डीएनए से प्रोटीन निर्माण तक या डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन निर्माण की ओर एक सूचना एक ओर से दूसरी ओर प्रसारित होती है। यही सिद्धांत होता है सेंट्रल डोग्मा, अर्थात यही आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत होता है। अब एक कंसेप्ट विचार मन में बनता है कि क्या यह वापस भी हो सकता है? अर्थात यहाँ तो प्रोटीन से तो वापस होना नहीं है, अर्थात कहने का मतलब जो डीएनए से आरएनए में सूचना जा रही थी, फिर आरएनए से प्रोटीन बन रहा था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण हो? तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अपवाद के रूप में देखे गए, उसकी बात करते हैं। और उनमें जो पाया जाता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब उल्टा ही होता है। तो ट्यूमर वायरस नाम है इसका, राउस सार्कोमा में आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया की खोज टेमिन तथा बाल्टीमोर ने की थी। उन्होंने इसे उत्क्रम अनुलेखन अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म नाम दिया था। यह वास्तव में आरएनए निर्देशित डीएनए संश्लेषण है। आरएनए डायरेक्टेड डीएनए सिंथेसिस है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो डीएनए है, देखिए उसका निर्माण किससे हो रहा है? आरएनए से हो रहा है। आरएनए का रेप्लिकेशन हुआ और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए का निर्माण हुआ। फिर यह डीएनए आरएनए का निर्माण कराता है और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ऐसा पाया जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सेंट्रल डोग्मा का कहने का अर्थ यही था कि डीएनए से प्रोटीन तक एमआरएनए के थ्रू एक सूचना यानी प्रोटीन बनने की क्रिया में एक सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता है। इसे ही हम कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। ये परिभाषा आप ज़रूर याद रखिएगा। डीएनए से एमआरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया में एक सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता रहता है। इसी आणविक जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। क्योंकि आगे की वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सेंट्रल डोग्मा आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि सेंट्रल डोग्मा आपको ज़रूर समझ आया होगा कि जो डीएनए में मान लेते हैं कोई जो आनुवांशिक सूचना है वो डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं करा सकती, इसलिए वह आरएनए
और आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में एक इन्फॉर्मेशन या एक संदेश का प्रसारण हो रहा है, जिसके कारण जो डीएनए में संदेश है उसकी वजह से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और यह एक प्रोसेस बन जाती है, एक प्रक्रिया बन जाती है या सूचना संचार बन जाती है, एक दिशीय संचार बन जाती है और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। आई होप कि सेंट्रल डोग्मा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। साथ साथ में आप सभी हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो मेरी यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही समय पर सिलेबस उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए ये चैप्टर चलता रहेगा और साथ साथ में इसके आगे वाला चैप्टर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका इस पर क्या विचार है कि यह चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या इस चैप्टर के साथ साथ में अगले चैप्टर को भी पढ़ाते रहें, जिससे चूँकि इसमें अभी बहुत टफ टॉपिक्स हैं तो वो भी चलते रहेंगे और साथ साथ में दूसरा चैप्टर भी चलता रहेगा। इस तरह आपको 2 वीडियोज़ रेगुलर मिल जाएंगी और सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। तो आप जैसा भी विचार रखते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।